Hello and welcome to Zen Study. Today we are going to discuss all the articles that are relevant for our exam और उसको इन डेप्थ स्टडी से विल नो मोर अबाउट द इश्यूज। तो आज का जो पहला टॉपिक है जो न्यूज़ आया है वो है अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और उसमें किस तरह से इन्वेस्टमेंट होता है या इन्वेस्टमेंट का क्या पॉलिसी है, वो कैसे चेंज हुआ है, आज हम लोग उसको जानेंगे और अभी रीसेंट पुश किस में मिल रहा है। तो न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे पुश दे रही है, कुछ नए रोड प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला है, आफ्टर ईजिंग मॉडल कंसेशन पैक्ट्स गवर्नमेंट होप्स टू ब्रिंग बैक प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए इट रिक्वायर्स इमेंस अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो कैपिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जेस्टेशन पीरियड उसका लंबा होता है। पहले प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा, फिर उसको स्टडी किया जाएगा, फिर बिल्डिंग लैंड एक्विजिशन होगा, फिर कंस्ट्रक्शन चालू होगा और बहुत वाइड इम्पैक्ट होता है। तो उससे जो रिन्यूमरेशन है उसका जेस्टेशन पीरियड, उससे जो प्रॉफिट कमा सकते हैं वो बहुत दिन के बाद मिलता है या उसका आउटकम बहुत दिन के बाद मिलता है। तो ये एक चैलेंज रहता है कि कैपिटल इन्फ्यूजन इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हमेशा एक चैलेंज रहा है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पर्सपेक्टिव में भी यही सेम चीज़ अप्लाई होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर परपेचुअली नीडेड है बट उसके साथ कुछ कैच है रिगार्डिंग कैपिटल। तो रिसेंटली ये देखा जा रहा था कि प्राइवेट सेक्टर उतना इंटरेस्टेड नहीं है टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो उनके क्या इश्यूज थे? तो उनको इश्यूज ये थे कि बेसिकली 3 पीपीपी मॉडल डिजाइन हुआ था। पीपीपी मींस प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। उसमें ये इस तरह से मैकेनिज्म होता है कि कोई भी काम करना है तो उसमें गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है या फिर गवर्नमेंट पूरा पैसा देती है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन से ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो इससे ये होता है कि सो रिलायंस ऑन सम क्रिएशन ऑफ समथिंग ये एक पार्टी पे या प्राइवेट सेक्टर पे या पब्लिक सेक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि एक तो कॉस्ट एक जगह नहीं लगता है और दूसरा एक्सपर्टीज भी बिल्ड होता है। अगर कोई टेंडर मिलता है किसी प्राइवेट सेक्टर को तो उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होगा और देश का कैपिटल नो हाउ ज़्यादा बढ़ेगा। तो हम लोग के पास 3 मॉडल हुआ करते थे, बीओटी बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, ईपीसी और एचएएम। तो इसमें तीनों में कुछ इसमें स्पेसिफिकली बीओटी में और ईपीसी में कुछ लैकुनास थे तो उसको एड्रेस करने के लिए एचएएम लाया गया। तो पहले हम देखेंगे बीओटी क्या है, बिकॉज यहाँ पे कंसेशन पैक्ट्स की बात करी है और कंसेशन पैक्ट्स बीओटी के लिए ही एप्लीकेबल होता है क्योंकि उसी में उसका रेलेवेंस है। तो इस न्यूज से हम लोग को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट इज कीन टू रिटर्न टू बीओटी मॉडल। मतलब फॉर लास्ट डेकेड बीओटी मॉडल उतना पॉपुलर नहीं है या गवर्नमेंट उस पर उतना पुश नहीं दे रही है। तो पहले हम लोग तीनों मॉडल समझेंगे, फिर देखेंगे बीओटी पे इतना एम्फोसिस क्यों किया जा रहा है वापस से। तो बीओटी में होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर। यहां पे हम लोग ये देखते हैं कि जो प्राइवेट पार्टीज है वो एक कंस्ट्रक्शन करता है किसी रोड का और उसको कुछ दिन तक ऑपरेट करता है और उसके बाद उसका उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर गवर्नमेंट को हो जाता है। तो ये जो बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर जो ऑपरेशन वाला फेज है इसमें वो टोल लगाते हैं और उसका उनका जो कॉस्ट लगा है उसको वो रिकवर करते हैं। तो ये इसमें ये मॉडल पहले बहुत एप्लीकेबल था। सेम ईपीसी में सिंपल हम एनएचएआई है, हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो पैसे देती थी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड इट वाज डन। आफ्टर दैट वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता था तो उसमें बहुत कैपिटल रिक्वायरमेंट होता था। इसमें क्या होता था, कैपिटल प्राइवेट लगता था, इसमें कैपिटल पब्लिक लगता था, पब्लिक मनी लगता था, एनएचएआई के थ्रू जाता था पैसा। तो दोनों में कुछ लैकुनास थे। यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज को कैपिटल कहाँ से आएगा, बिकॉज
एक टाइम में एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कंपनी स्ट्रेस थे, तो उनको बैंक्स इजीली कैपिटल नहीं दे रहे थे टू फंक्शन, बिकॉज बैंक के पास भी रिस्क था, बिकॉज दे आर स्ट्रेस्ड, तो ये हमारे पैसा रिटर्न कैसे करेंगे। तो बीओटी में प्राइवेट कैपिटल कहाँ से आएगा, तो बैंक से आएगा। बैंक दे नहीं रहे तो प्राइवेट सेक्टर बोला हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हाउ वुड वी ऑपरेट ऑन बीओटी। तो ईपीसी में पब्लिक का पैसा लगता था, और क्योंकि पैसा लगने के बाद आउटकम बहुत दिन के बाद आता है, तो कैपिटल इन्फ्यूजन और उसके लिए कैपिटल बहुत लगता था। तो सेंट्रल ओवरऑल कोई भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि इतना पैसा लगाने से उसका जेस्टेशन पीरियड क्योंकि बहुत बड़ा है, और वो पैसा किसी सोशल सेक्टर में ज़्यादा आउटकम जनरेट करेगा। तो ईपीसी भी उतना बेनिफिशियल नहीं था फिनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोनों में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, बट इट इज ऑल अबाउट फिनेंसेस। तो ये एक मॉडल लाया गया HAM, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। उसमें इन दोनों के बेस्ट फीचर्स को इंक्लूड कर लिया गया कि कुछ पैसा NHAI देगी लाइक 40% ऑफ द अमाउंट, और बाकी पैसा प्राइवेट एंटरप्राइज लेके आएगा। तो उससे होगा क्या कि वो बैंक्स के पास जाएंगे प्राइवेट एंटरप्राइज और बोलेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम लोग काम करने वाले हैं, इसका 40% पैसा गवर्नमेंट दे चुकी है, यू हैव टू फंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट। तो बैंक को लगेगा चलो लोन अमाउंट भी कम है, एंड द प्रोडक्ट इज, सिंस द आउटकम इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ, तो हमें पैसा का लॉस नहीं होगा, तो इजीली वो फाइनेंस हो जाता था। तो ये इट वर्कड प्रीटी डिसेंटली। अब रिसेंटली हम देख रहे हैं कि सोशल सेक्टर में, और क्योंकि एक तरह का एक इशू जनरेट हो रहा है कि हम लोग और फिनेंसेस को कैसे रिफॉर्म करके, गवर्नमेंट फिनेंसेस को, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कैसे रिफॉर्म करके और बेटर आउटकम लेके आ सकते हैं। तो ये दोनों मॉडल ही दोनों एंटरप्राइज के लिए, दोनों सेक्टर्स के लिए अच्छा नहीं था, या फिनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेन्यूमरेटिव नहीं था। तो इसमें देखा जा रहा था कि बीओटी पे ही रहते हैं, कुछ चेंजेस लाया जा सकता है क्या। तो बीओटी में उनका चैलेंज था कि अगर आप बीओटी रखते हैं तो टोल का चार्जेस ये कैलकुलेट करना, इट इज़ वेरी कम्बरसम, और हमें उसमें प्रॉफिट नहीं होता है, तो ये मॉडल हम लोग नहीं अपना पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर का ये आर्ग्यूमेंट था। अब हम लोग यहाँ एक न्यूज़ देखते हैं जो कि 2021 का है। तो अब इसमें यह कहा गया है कि NHAI का फिनेंसेस कम हो रहा है, इट इज स्ट्रेस्ड। तो अब जो EPC और HAM में जो पैसा लगता था, अब वो पैसा देने में थोड़ी दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम है, वो पैसा कहीं और अलोकेट हो सकता है। तो गवर्नमेंट्स वांट्स टू गो बैक टू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि अब गवर्नमेंट को BOT में प्राइवेट एंटरप्राइज पूरा का पूरा फाइनेंस ले लेती है, उनका जिम्मेवारी होता है टू गैदर द फाइनेंस, गैदर द कैपिटल, बिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर और उसको ऑपरेट करना, फिर उसमें से प्रॉफिट जनरेट करना। ये उनका सिंपल मॉडल है। BOT क्यों फेवरेबल है बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज सरकार का डायरेक्टली पैसा कम लगता है, वो पूरा पूरा प्राइवेट एंटरप्राइज बन जाता है, वो बिल्ड करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं एंड ट्रांसफर कर देते हैं जब उनका एक स्पेसिफिक अमाउंट जो उनको लगा है वो उनको मिल जाता है। तो ये इसलिए सरकार, कोई भी सरकार इसको फेवर करती है। EPC में प्रॉब्लम है, इट रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंसेस, और उसके बाद क्या होता है कि जो मेंटेनेंस पार्ट है वो सरकार के पास आ जाता है, तो उसका कॉस्ट एस्केलेशन का चांस ज्यादा है, तो यहां पे भी सरकार का खर्चा हो रहा था। तो HAM इज बेटर, इज एन ऑल्टरनेटिव, बट उतना भी बेनिफिशियल नहीं है। तो हम लोग 2021 का एक न्यूज देखते हैं कि NHAI फाइनेंसेस स्ट्रेस्ड है, तो पैसा जो लगना चाहिए इन तीनों मॉडल, स्पेसिफिकली HAM में और EPC में, वो अब पैसा कहीं और ज़्यादा अच्छे से एलोकेट हो सकता है। ये पॉइंट ऑफ व्यू से अब वापस गवर्नमेंट इज वांटिंग टू गो बैक टू BOT मॉडल। तो 18-19 में, फाइनेंशियल ईयर 18-20 में आप देखेंगे कि बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर में सबसे कम किलोमीटर्स ऑफ सड़कें बनी है। ऑन द डिफरेंट साइड EPC और HAM में कंसिडरेबली हायर नंबर ऑफ रोड्स बनी है। तो हम लोग ये मॉडल, तीनों मॉडल में यही प्रॉब्लम, हर मॉडल का कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब रिलायंस है कि अब इशू है सिग्निफिकेंट कि हम लोगों का BOT में जो प्रॉब्लम है वो प्राइवेट सेक्टर बोलता है कि हम लोगों को प्रॉफिटेबल नहीं बन जाता है, इवन आफ्टर अरेंजिंग द कैपिटल, आफ्टर बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों के लिए वो
प्रॉफिटेबल नहीं है, तो जो कंसेशन एग्रीमेंट है उसमें चेंज लाया जाए। कंसेशन एग्रीमेंट क्या है? तो कंसेशन एग्रीमेंट इज ड्यूरेशन ऑफ टोल कलेक्शन। सिंपल टर्म्स में इट इज अ ड्यूरेशन ऑफ टोल कलेक्शन। इसमें ही लैकुना होता है क्योंकि टोल से ही आप पैसा वापस अर्न कर पाएंगे, जो भी टोल आप कमा पाएगा, जो भी प्राइवेट इंटरप्राइज उसको बिल्ड करेगा। तो उसमें जो एग्रीमेंट था बिटवीन द प्राइवेट एंटिटी एंड द गवर्नमेंट, उसमें कुछ चेंज लाया जाएगा तो बीओटी मॉडल फिर से लुक्रेटिव हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसीलिए बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर को वापस से पुश किया जाएगा, बिकॉज सरकार का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है और फिनेंसेस अब बैंक्स के ठीक हो गए हैं, स्ट्रेस्ड एसेट कम है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी परफॉर्मिंग बेटर, दे आर परफॉर्मिंग बेटर, तो दे कैन एक्सेस डिसेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। और उसके बाद जो उनका कमाने का जरिया था कंसेशनल एग्रीमेंट थ्रू टोल्स, उसमें रिफॉर्म करके इट विल बी ए बेटर मॉडल, ऐसा एजम्पशन लगाया जा रहा है। अब नेक्स्ट है द हिंदू में एक आर्टिकल है कि 27% ऑफ द असेसीज ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेजिम। तो रिसेंटली न्यू टैक्स रेजिम इंप्लीमेंट हुआ और 72% ऑफ एसएससीज वर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रेजिम। क्यों? तो ऐसा कहा जा रहा है कि इट इज मच मोर सिंपलर। ये दोनों सिटीजन और गवर्नमेंट दोनों ये बोल रहे हैं कि इट इज मच मोर सिंपलर टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या है। तो इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2020, जो बिग बैंग रिफॉर्म्स थे उसका ये न्यू टैक्स रेजिम भी एक पार्ट था। इट इज नाउ इफेक्टेड इन 2023 और नया जो फाइनेंशियल ईयर उसमें ये देखा गया है, जो नया रिटर्न फाइल किया गया है उसमें ये देखा है कि 58.6 लाख फर्स्ट टाइम फाइलर्स हैं, इनकम टैक्स जो फाइल करते हैं उसमें बहुत सारे लोग, अराउंड 58.6 लाख लोग जो नए हैं। तो टैक्स फिनेंस मिनिस्टर का ये कहना है कि इट शोज दैट इट इज द टैक्स बेस इज वाइडनिंग। टैक्स बेस वाइडन करने से बेनिफिट ये होता है कि सब लोगों के लिए लोअर टैक्स होगा और ज्यादा अर्न कर पाएंगे। तो अगर टैक्स बेस छोटा होता है तो टैक्स का कलेक्शन बहुत टफ हो जाता है और टैक्स रेट को हाई करना पड़ता है, उसके चलते वो और कलेक्शन टफ हो जाता है। तो टैक्स बेस बढ़ाने का हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस या पॉलिसी निकाला जाता है एवरी 5 years 4 years डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द नेशन। तो एक सिंपल प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि टैक्सेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो ऑब्वियसली वी पे टैक्सेस टू हैव बेटर सर्विसेज और ओवरऑल नेशनल ग्रोथ के लिए टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट टैक्सेस भी किसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, एज एनी गवर्नमेंट पॉलिसी, एज एनी पॉलिसी। सो एवरी इकोनॉमिस्ट और एनी एक्सपर्ट सेज टैक्सेस शुड बी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। इससे होता क्या है ना कि जो भी ऑफिशियल्स हैं उनके लिए भी इजी होगा टू एक टर्म को कैसे कैसे इंटरप्रेट करना है, बहुत सिंपल होना चाहिए। और जो एसएससी है, जो सिटीजन जो टैक्स पे कर रहा है, उसके लिए बहुत आसान होना चाहिए समझना कि ये कितना सिंपल है। अगर कुछ भी कॉम्प्लेक्स होगा तो उस पर बहुत सारे ओपिनियंस बन जाते हैं कि इस टर्म का ये मतलब है, इस टर्म का ये मतलब है, तो उसके चलते डिस्प्यूट अराइज होते हैं और लोग टैक्स देने से और कतराते हैं। बिकॉज अगर आप टैक्स अवॉइड करते हैं तो इट्स ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो लोग इस लैकुना से इतना ज़्यादा त्रस्त थे कि लोग सोचते थे कि टैक्स ना भरना पड़े तो अच्छा है। तो दो चीज़ अच्छी हो रही है। पहला तो टैक्स बेस बढ़ रहा है, ज़्यादा लोग टैक्स नेट के अंदर आ रहे हैं विलिंगली। और दूसरा है कि टैक्स अब सिंपल होते जा रहे हैं या सिंपल करने की कोशिश किया है। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाएंगे और टैक्स का रेट कम होगा। और क्योंकि नए टैक्सेशन रिजीम ज़्यादा सिंपल है तो ये सिटीजन के लिए और ऑफिसर्स के लिए बहुत आसान होगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इससे डिस्प्यूट लेस होता है। जो सबसे ज़्यादा कोर्ट में पेंडिंग केसेस हैं वो टैक्स को लेकर के हैं। तो अगर हम लोग लिटिगेशन कम कर पाएंगे तो ये कोर्ट का जो ओवरबर्डनिंग है वो भी कम करेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है, अगर कोई केस कोर्ट में जाता है तो उसका पैसा लगता है, लाइक टू फाइट अ केस, लिटिगेशन में एक्सट्रीम पैसा लगता है। और कुछ कुछ केसेस, क्योंकि टैक्सेस में एक पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है या स्टेट गवर्नमेंट होती है और दूसरी पार्टी को सिटीजन होता है। तो अगर हम प्लेन भाषा में समझें, सिंपल भाषा में समझें,
तो हम लोग टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए पब्लिक मनी स्पेंड कर रहे हैं, और टैक्सेस क्या है, इवेंचुअली पब्लिक मनी है, तो वी आर स्पेंडिंग पब्लिक मनी टू अर्न पब्लिक मनी थ्रू लिटिगेशन। सो इस चीज को सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, टू लोअर द टैक्स रेट, टू वाइडन द बेस, टैक्स बेस, एंड टू सिंप्लीफाई द लॉस। अब दो इनसिग्निफिकेंट न्यूज है आज के फ्रंट पेज पे, तो हमने उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे इन शॉर्ट। एसआईटी प्रोब में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कि इसमें क्विड प्रो क्वो है। तो उनका एलिगेशन था ये कि डोनेशंस क्लोज टू चेंज इन पॉलिसी, कि डोनेशंस तभी हुआ है देयर इज अ पॉलिसी चेंज। और दूसरा एलिगेशन था कि यूज ऑफ पब्लिक एजेंसीज लाइक सीबीआई ईडी आर यूज एज अ टूल ऑफ करप्शन। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, बोला है कि नहीं, दीज आर मेयर अजम्पशन, यू हैव नॉट produced any material evidence to substantiate your claim। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि if petitioner feels that there is a nexus, proceed to the high courts through criminal law। तो इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, उससे बहुत सारा डिबेट हुआ, बहुत सारे एलिगेशन लगे, तो ये बात वहीं खत्म हो गई। बट ये लोग गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनका ये आर्ग्यूमेंट, ये पीआईएल खारिज कर दिया। और अगला इनसिग्निफिकेंट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है गवर्नमेंट को टू ओवरऑल द नीट यूजी एग्जामिनेशन। हम लोगों ने देखा कि कैसे किस तरह से पूरा जो लैकुनास था पूरा सिस्टम में अक्रॉस द बोर्ड, वो उभर के सामने आया है बाई दिस पेपर एलिगेशन ऑफ पेपर लीक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी बनाई है, एक्स इसरो चीफ, जो इसको ओवरसी करेंगे टू रेक्टिफाई ऑल द एनोमलीज। और एक तीसरा इंसिग्निफिकेंट न्यूज़ है कि हमास के चीफ को असैसिनेट करने के बाद, मारने के बाद, देयर इज पैल्पेबल टेंशन बिटवीन इजराइल एंड अदर इट्स एनिमीज, ईरान। तो हम लोगों ने पहले देखा है कि कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इरानियन कॉन्सुलेट में या इरानियन एम्बेसी में, इन यूएस सेटलमेंट इन इंडिया, कुछ ना कुछ लो लेवल इंसिडेंट होता ही है। तो इसलिए अवेयर रहने कहा गया है, सिक्योरिटी मेजर्स अपग्रेड करने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को। तो अब इम्पॉर्टेंट एक अगला इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट न्यूज़ है, जो है एस जयशंकर हमारे मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इंडियन ओशन पॉइज्ड टू सी डिस्ट्रप्टिव चेंजेस। और ये उन्होंने कहा है कि कंपटीशन दैट हैज बीन विटनेस अराउंड इंडियाज नेबरहुड डेफिनेटली हैपन इन इंडियन ओशन। तो उनका कहना है कि देयर इज अ कंपटीशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट विल बी सीन इन इंडियन ओशन टू। तो ये क्या है, तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट अपने में उसको सबकॉन्टिनेंट बोला जाता है, इट इज ए ह्यूज लैंड मास, कल्चरली बहुत डिफरेंट है वर्ड से। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो सबसे बड़ा नेशन है वो हमारा भारत राष्ट्र है, और जो बाकी सारे कंट्रीज है वो इनसिग्निफिकेंट है या छोटे हैं साइज में, पॉपुलेशन में तो वैसे छोटे नहीं हैं, बट साइज में और उनका ग्लोबल इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है। तो जो छोटे कंट्रीज होते हैं जिनका इकोनॉमी स्मॉल होता है, पॉपुलेशन उतना बड़ा नहीं होता है, या ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे रहते हैं, तो ऐसे कंट्रीज को हमेशा किसी न किसी फॉरेन प्लेयर पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है फॉर एनी रीजन, मे बी इकोनॉमिक, मे बी ट्रेड, मे बी डायस्पोरा, मे बी एनीथिंग, मे बी एम्प्लॉयमेंट, मे बी एनी सिक्योरिटी नीड्स। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमेशा से बाकी सारे पावर्स का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहा है, बीट अमेरिका, बीट रशिया, नाउ देयर इज चाइना, देयर इज जापान। तो जापान ऐसे तो अब पैसिफिस्ट है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस रीजन में हमारे सब कॉन्टिनेंट में है। तो ये जो कंपटीशन है, इसी के बारे में जयशंकर सर ये बोल रहे हैं कि देयर इज कंपटीशन इन द सब कॉन्टिनेंट, और ये दिखने वाला है इंडियन ओशन में। तो ये सारे कंट्रीज का मैंने नाम लिया, अमेरिका, ब्रिटेन, वेस्ट ओवरऑल, चाइना, जापान, रशिया उतना बड़ा प्लेयर नहीं है बट कभी हुआ करता था। तो इन सब का कंपटीशन आपस में तो नहीं है, बिकॉज वी आर पार्टनर्स ऑफ देम। बस एक ही कंपटीशन दिखता है, इंडिया वर्सेस चाइना इन द सब कॉन्टिनेंट।
तो ही डिड नॉट नेम चाइना, बट वॉट ही मेंट इज ऑब्वियसली चाइना. तो every major power is re-engaging in Indian Ocean region, be it France, be it America, be it UK. तो सब लोग ऐसे इंगेज होना चाह रहे हैं और सब लोग, जापान भी अपना नेचर बदल रहा है. तो हम लोग देखेंगे कि ये जो चैलेंज है जो सब कॉन्टिनेंट में था वो अब इंडियन ओशन में भी दिखेगा. तो ही सेज कि वी शुड एंटिसिपेट इट एंड प्रिपेयर फॉर इट. तो यस, हम लोग का नेबरहुड में अगर कोई भी इंटरफेरेंस होगा तो वी शुड बी एंटिसिपेटिंग कि ये सारे पावर्स इंक्लूडिंग अस, क्या क्या चीजें, क्या क्या डायमेंशन होगा इंडियन ओशन में, एंड वी शुड प्रिपेयर फॉर इट. अब ये न्यूज है हेल्थ का और ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स का है, एलिगेशन एंड काउंटर एलिगेशन जो चलता है पार्लियामेंट में, उस पे है. बट हम लोग इसको वीकेंड में अच्छे से डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीक जब इसके बारे में बजट पे पूरा स्टडी कर लेगी हमारी टीम. तो पहला है ऑपोजिशन टारगेट्स गवर्नमेंट ओवर हेल्थ स्पेंडिंग एंड बीजेपी एमपी हाईलाइट्स पॉसिटिव ऑफ डॉक्टर्स. पॉसिटिव ऑफ डॉक्टर्स, तो ये है कि हेल्थ स्पेंडिंग में वापस डिबेट हुई है. तो हम लोग इस न्यूज को सिर्फ क्लिपिंग इसलिए रखें ताकि इसको अगले वीक में बजट को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करने के बाद इसमें हेल्थ के क्या फीचर्स हैं वो हम लोग अच्छे से बता पाए. और एक डेवलपिंग न्यूज है इन मणिपुर कि 2 कम्युनिटी लीडर्स आर होल्डिंग पीस टॉक्स इन आसाम. सो इट इज़ ए डेवलपिंग न्यूज़. अच्छा है, पीस टॉक्स होने चाहिए बिटवीन 2 कम्युनिटीज़. बहुत सारे इश्यूज डेवलप हो गए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम. तो मणिपुर में पीस हो, इसलिए कम्युनिटी लीडर्स को आगे आके डिस्कशन करना चाहिए, जो वो कर रहे हैं. हैट्स ऑफ टू देम. अब मेघालय में एक डेवलपमेंट हुआ है कि मेघालय टाइटन्स द रूल और माइग्रेंट वर्कर्स स्ट्रिक्टर स्क्रूटिनी एंड मोर फाइन. तो उनका एक लॉ है जो रिस्ट्रिक्ट करता है स्पेसिफिक तरह के एम्प्लॉयमेंट को या स्पेसिफिक तरह के माइग्रेंट्स को जो कि नॉन मैनेजरियल है. तो उन पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि आपको ऐसा होना चाहिए, कंडीशंस है. और उस पर एक कंडीशन ये है कि इट इज़ लिमिटेड टू नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयमेंट, और कंडीशन है कि देयर शुड बी नो कैबिनेट रेसिडेंट, तभी आपको एम्प्लॉयमेंट का परमिशन मिलेगा. और देयर इज अ डिमांड कि इनर लाइन परमिट लगे, ऐसा वहाँ के लोगों का डिमांड है. और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़, जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद सिक्योरिटी का सिचुएशन बहुत अच्छा हो गया. अब लैला मजनू कोई शो है या कोई मूवी है, इट इज़ रनिंग हाउसफुल इन श्रीनगर. किसी टाइम में श्रीनगर में के सारे थिएटर्स बंद हो गए थे और खुले भी थे, तो सिक्योरिटी के इश्यूज़ के कारण कभी बंद रहते थे, कभी खुलते थे. बट अब थिएटर्स भी खुले हैं, लोग जा भी रहे हैं और वो हाउसफुल चल रहा है. तो जस्ट सिक्योरिटी चेंज करने से कैसा एक रीजन चेंज हो जाता है और लोग अपने एक्सप्रेशन को इजीली, अपने फीलिंग्स को या जो वो करना चाहते हैं वो इजीली कर पाते हैं. अब आते हैं हम लोग एडिटोरियल पे. तो एडिटोरियल में एक एडिटोरियल है जो कि चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया ने लिखा है. तो इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है, जस्ट बखान कर रहे हैं कि हमने ऐसा, हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं और इंडिया चाइना रिलेशन में ऐसा होना चाहिए, ये प्रिंसिपल होना चाहिए, वी आर एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड सो ऑन. तो हम लोगों को सिर्फ हेडलाइन पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट क्रिटिकल उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो समझने वाला. द 5 गाइडलाइंस ऑफ ड्रैगन एलिफेंट टैंगो. तो इसमें एक आर्टिकल पे एक पार्ट पे मेरा ध्यान गया. इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू हैव डिफरेंसेस एंड फ्रिक्शंस. The key is to have correct perception of differences. Means we should have their perception, like we should accept their perception of differences. We have differences, world knows it, and we have correct perception of it. So अगर हम लोग डिफरेंसेस, उन्होंने डिफरेंसेस से बात की, तो हम लोगों का चाइना से 2 डिफरेंसेस है. एक इकोनॉमिक डिफरेंस और दूसरा स्ट्रेटेजिक डिफरेंस. स्ट्रेटेजिक डिफरेंस तो बहुत सारे मायने हैं एंड इट इज टॉक्ड अबाउट मच इन ह्यूज नंबर्स कि इंडियन नेबरहुड में या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उनका इंटरफेरेंस या पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ रहा है. जो उनका एक स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है कि अगर वी हैव चैलेंज फ्रॉम इंडिया, वी शुड हैव हर नेबर्स एज आर एलाइज या एटलीस्ट आर फ्रेंड्स. तो वो ये काम कर रहा है और हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट तो बहुत सालों से चल रहा है. और दूसरा इकोनॉमिक डिफरेंस. इकोनॉमिक डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ पे है जो चाइना में भी कभी नहीं चेंज करेगा, उससे हम लोग कितना भी डिस्कशन कर लें. तो वही है कि हम लोग का ट्रेड डिस्पैरिटी है, वो मे भी सही भी है, बिकॉज अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग जायंट है तो आपका ट्रेड डिफिसिट उससे हो गए. बट चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज ये है कि वी अग्री दैट
they are great in manufacturing and producing goods, but we are also great in some sectors, maybe pharmaceuticals, maybe IT, maybe medicine overall, maybe सर्विस सेक्टर. बट ये सेक्टर इंडियन कंपनीज के लिए चाइना में उसके दरवाजे बंद है. तो हम लोग ट्रेड डिस्पैरिटी कैसे कम कर सकते हैं? जो हमारा स्ट्रेंथ है वो वहाँ जा नहीं सकता है और उनका स्ट्रेंथ हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं. तो ये डिफरेंस वो कभी जाने नहीं देते. हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पूरी दुनिया में जाता है, दे डोंट एक्सेप्ट इट. तो हमारा स्ट्रेंथ पे वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो हम लोग इस डिफरेंस को कभी चेंज ही नहीं कर पाएंगे. उनका ट्रेड डेफिसिट हमारे से बना ही रहेगा. अब हम लोग आते हैं कल के जजमेंट पे. एक एडिटोरियल है जिसपे कैटेगोरिकली फोकस करने वाली बात यह है कि जस्टिस B.R. गवई ने हाईलाइट किया है अबाउट क्रीमी लेयर इन शेड्यूल कास्ट. तो 4 judges have pointed that there is a need of creamy layer, but it should not be thought in way as OBC. OBC की तरह उसको नहीं सोचना चाहिए, और it will not be easy to determine because social dynamics is very different in scheduled caste when compared to OBC. पूरे हिस्ट्री रहा है सोशल डिफरेंसेस का. तो पहले ही कैटेगरी कर दिया, पहले ही उन लोगों ने बोल दिया क्रीमी लेयर हो सकता है हो. फॉर 7 जजेस का बेंच था, उसमें से 4 ने ये माना कि क्रीमी लेयर वाला प्रोविजन होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी, दे कॉशन्ड इट शुड नॉट बी सेम एज ओबीसी. अब आज की सबसे वैल्यूएबल और सबसे इंसाइटफुल एडिटोरियल पे आते हैं. तो एन अनस्टेटेड शिफ्ट इन मोदीज इकोनॉमिक डायरेक्शन. तो व्हाट द एडिटर इज सेइंग, जिसने लिखा है एडिटोरियल टीम का, उसने ये लिखा है कि वी कैन सी देयर इज अ शिफ्ट इन द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ दिस गवर्नमेंट. तो वो क्या है कि ही सेज देयर इज अ कोर्स करेक्शन टू करेक्ट जॉबलेस ग्रोथ. इंडिया का डेवलपमेंट स्टोरी में हमेशा एक पैच लगा रहता है जॉबलेस ग्रोथ का. ग्रोथ तो हो रहा है बट बहुत लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में और बहुत लिमिटेड सेक्टर्स में. इस चीज को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे पॉलिसीज लाया गया. मेक इन इंडिया, PLI, ये मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने के लिए था, क्योंकि हम लोग जानते हैं एज अ सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के पास सबसे ज्यादा कैपेबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लोगों को उस सेक्टर में इंक्लूड करने का. तो उसके लिए अलग पॉलिसी लाया गया, जैसे कि मेक इन इंडिया इटसेल्फ, फिर 2020 में कॉर्पोरेट टैक्स लो किया गया, फिर PLI स्कीम लाया गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. तो इसका एजेंडा ये था ना कि प्रोडक्शन में अगर इंसेंटिवाइज करेंगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू लेबर, थ्रू एम्प्लॉयमेंट. बट हम लोग ये देख पा रहे हैं कि अभी भी चीजें उतनी ज्यादा चीज नहीं जितना एक्सपेक्टेड था. ठीक है. तो अर्लियर द पॉलिसी वाज एम टू नज कॉर्पोरेट टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन होप ऑफ हायर एसिमुलेशन ऑफ वर्कफोर्स. जैसे हम प्रोडक्शन को इंसेंटिवाइज करेंगे तो लोगों को और एम्प्लॉय किया जाएगा टू प्रोड्यूस मोर गुड्स. बट ये देखा जा रहा है कि बिजनेसेस जो एक्स्ट्रा कैश उनको मिला थ्रू इंसेंटिव्स या टैक्स लोअर करने पे, दे इन्वेस्टेड दैट इन कैपिटल गुड्स. और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि यू एलिमिनेट द चांस ऑफ हायरिंग समवन. तो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट के बाद प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया एंड दे आर कॉर्पोरेट टैक्स भी लोअर हो गया और उनको प्रोडक्शन का इंसेंटिव मिल जाएगा. तो वो एजेंडा जिस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए या इंक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग को इंक्लूड करने के लिए, बट वो हो नहीं पाया. तो इसलिए अब चेंज किया जा रहा है कोर्स करेक्शन जो मैंने लिखा है यहाँ पे, कि अब जॉबलेस ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए जॉब को, एम्प्लॉयमेंट को इंसेंटिवाइज किया गया. तो इसी बजट में एम्प्लॉयमेंट इंसेंटिवाइज करने के लिए एक स्कीम आया है. तो अर्ली इकोनॉमिक पॉलिसी जो ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट था, कि सरकार किसी को देगी और उससे चलते सबको मिलेगा, या पॉलिसी ऐसा फॉर्मुलेट किया जाएगा कि उस पॉलिसी से सबको बेनिफिट होगा. तो बिजनेस रिफॉर्म फॉर वाइडर ग्रोथ, ये एज्यूम किया गया था कि बिजनेस अभी भी बहुत लिमिटेड है बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑन कैश उनको मिलेगा तो अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएंगे. बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का इसलिए भी मोटिव था क्योंकि हम लोग एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है या बहुत बड़ा मार्केट है.
तो हम लोग को गुड्स तो चाहिए ही, तो हम लोग क्या करना पड़ता था कि गुड्स इंपोर्ट करना पड़ता था। तो ये लॉजिक से मेक इन इंडिया या PLI लाया गया, ताकि वो प्रोडक्ट जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी और से खरीद रहे हैं वो यहाँ प्रोड्यूस किया जाए बाय आवर ओन वर्कफोर्स, और उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हम लोगों का कैपेसिटी बिल्ड होगा और उससे मार्केट इंटैक्ट रहेगा। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया। तो अर्लियर पॉलिसी जो था वो कैपिटल फोकस था, लोअर कॉर्पोरेट टैक्स। अब शिफ्ट हुआ है फ्रॉम PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव टू ELI। तो ये इंकरेज कर रहे हैं शिफ्ट टू इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल टू स्पेंडिंग ऑन लेबर। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं लेबर स्पेंडिंग को कैपिटल से, तो कैपिटल एक बहुत लॉन्ग टर्म एसेट है। एक बार आपने कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट कर दिया तो इट विल सस्टेन फॉर वेरी लॉन्ग। तो यही पहले के पॉलिसी यही इंसेंटिवाइज कर रहे थे। बट अब क्योंकि कैपिटल गुड्स तभी काम करेंगे व्हेन द वर्कफोर्स इज स्किल्ड, व्हेन द वर्कफोर्स इज हेल्दी, व्हेन द वर्कफोर्स इज एजुकेटेड, व्हेन द वर्कफोर्स हैज इनफ हाउसिंग, हेल्थ एंड सोशल जो नीड्स होते हैं। तो ये प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए कोर्स करेक्शन है, यही इस एडिटोरियल में कहा जा रहा है। अब अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा थे, उन्होंने लैंडस्लाइड पे एक एडिटोरियल लिखा है, वायनाड के लैंडस्लाइड पे। तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाला, एवरीथिंग हैज़ बीन इन न्यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, बार बार रिपीट हो रहा है। तो बस उसमें से ये देखने वाला है जो हमेशा हम जानते थे कि दिस इज अ स्टार्क रिमाइंडर, डेलिकेट बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन एक्टिविटी। हम एनवायरमेंट कंजर्वेशन का यही सेंटर पीस है, यही हम लोगों को जानना है, यही हम लोगों को पर्सनल लाइफ या पब्लिक लाइफ में, पब्लिक पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि देयर शुड बी डेलिकेट बैलेंस। इफ वी नेग्लेक्ट इकोलॉजिकल वार्निंग्स, प्रेसिंग नीड्स टू अडॉप्ट सस्टेन डेवलपमेंट, ये उनका कहना है। और हम लोग इसी चीज पे रहते हैं कि दीज आर द आर्टिकल्स जो कि आज के अखबार में सबसे ज़्यादा वैल्यूबल थी, और इनको हमने डिटेल में पढ़ा। ये एक टॉपिक इसमें कैसे परमिएट करता है टू द नेक्स्ट टॉपिक, और कैसा ओवरऑल सोशो इकोनॉमिक एजेंडा ऑफ द कंट्री के बारे में हम लोग अलग अलग फॉर्म में पढ़े। थैंक यू वेरी मच।